सो हेलो गाइज, मैं हूँ आपकी एजुकेटर नेहा मैम। आप मुझे नेहा दीदी भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। और अभी मैं लेकर के आ गई हूँ आपके CUT फिजिक्स के लिए, जो आपके नेक्स्ट मंथ में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं CUT के। उसमें CUT फिजिक्स के लिए अभी मैंने जितने भी आपके फिजिक्स के सिलेबस में जो भी क्लास 12th फिजिक्स का सिलेबस ही आपका, क्लास 12 का जो सिलेबस है वही आपका CUT का भी सिलेबस बना हुआ है। तो उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं दोस्तों, वो सारे चैप्टर्स के एक कॉन्साइज कैप्सूल के रूप में मैंने सारे फॉर्मूलाज का कलेक्शन बनाया हुआ है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज को मैं कलेक्ट कर सकूँ। फिलहाल में मेरे पास कुछ कंटेंट है जो कि अभी जिस चैप्टर का मैं शुरू करने वाली हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये कंटेंट ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज उस टॉपिक से जुड़े हुए इसमें मैंने डाले हुए हैं, जो कि आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि लास्ट का मंथ चल रहा है, अब इसमें हम बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते, हमने जितना पढ़ा हुआ है अब है उसे अच्छा रिवीजन देने के बारी। तो उसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपकी पूरी मदद कर सकूं। अभी मेरे पास में रे ऑप्टिक्स से जुड़े हुए जितने भी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं उसका कलेक्शन है। मैं बारी बारी से उन सारे फॉर्मूलाज का एक क्विक रिकैप आपको कराऊंगी, और उसके बाद में हम कुछ उससे जुड़े हुए हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके PYQ बेस्ड होंगे, ठीक है, CUT एग्जाम से रिलेटेड, CUT फिजिक्स एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। और अभी जो टॉपिक मैं शुरू करने वाली हूँ वो है आपका रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है वो कहीं से भी मेरी पूरी कोशिश है कि कोई भी मिस ना हो, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12th में ऑप्टिक्स पोर्शन में आपको दो पार्ट्स पढ़ने हैं ऑप्टिक्स के। वो है एक पढ़ने हैं ऑप्टिक्स के, जो कि एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। तो अभी मेरे पास जो है वो है रे ऑप्टिक्स। आप जानते हैं कि ऑप्टिक्स लाइट की पूरी स्टडी, पूरे बिहेवियर, उसका नेचर, उसका प्रोपेगेशन, किस तरीके की प्रॉपर्टीज, सारी चीजें हम लोग जो पढ़ते हैं वो फिजिक्स के जिस पार्ट में पढ़ते हैं वो है आपका क्या, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के भी दो पार्ट हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अभी हम जो है रे ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए एंटर करने से पहले हम लोग पहले जान ले एक बेसिक फंडामेंटल वे में जनरल सा डेफिनेशन की लाइट होती क्या है। तो लाइट दोस्तों क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जो कि क्या है, जिसको कि ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके साथ में दोस्तों ये हमें सेंसेशन प्रोवाइड करती है कि हम किसी भी चीज़ को अपने आसपास में हो रही जो भी चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें हमारे आसपास में उसको हम देख सकें, ठीक है। इट गिव्स अस द सेंसेशन टू विजुअलाइज एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग। दूसरी बात कि ये क्या है, इसकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन शो करती है लाइट, ठीक है। ये आपने पढ़ाई होगा, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स थे, जनरल पॉइंट्स थे लाइट से रिलेटेड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की भी बारी बारी से हम लोग चीज़ों को देखते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट या फिर बाउंसिंग बैक लाइट। अभी सोचिए, अभी हम यहाँ से एक बॉल लेते हैं और दीवार पर फेंकते हैं, ठीक है। फिर वो दीवार पर जैसे ही हम बॉल फेंकेंगे वो क्या आएगी, वापस आएगी, है ना। ठीक उसी तरह दोस्तों जब लाइट की रेज, अच्छा रेस क्या होती है, रेस जैसे कि हमको ट्रैवल करने के लिए एक डायरेक्शन की जरूरत होती है, वैसे ही दोस्तों लाइट को भी ट्रैवल करने के लिए एक डायरेक्शन की जरूरत होती है। और वो डायरेक्शन लाइट को कौन प्रोवाइड करता है, रेस प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करता है, रेस प्रोवाइड करती है, क्योंकि रेस की हेल्प से हम लाइट के डायरेक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं। समझ में आई बात। तो जब भी लाइट की रेस किसी भी सरफेस पर पड़ती हैं तो वो क्या होती हैं, बाउंस बैक होती हैं। जैसे कि एक बॉल को हम अगर दीवार पे मारें तो वो क्या होगी, बाउंस बैक होगी। तो उसी तरह से लाइट की रेज भी पड़ती हैं तो वो क्या होती हैं, वापस से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यही रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं दोस्तों। एक क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये इंसिडेंट, ये एक सरफेस है, ठीक है, जिस पर क्या है, ये इंसिडेंट रे यहाँ पर इस तरीके से फॉल हो रही है, और ये नॉर्मल है जो 90 डिग्री बनाता है, और यहाँ से ये जो एंगल है इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। ये पहला लॉ है। सेकंड लॉ है दोस्तों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पे इंसिडेंट रे, ये तीनों के तीनों जहाँ पर ये रेज हैं वो क्या है, पॉइंट ऑफ आपका इंसिडेंस है। क्या है, पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस है। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लाइट की रे यहाँ पर इस प्लेन में पड़ रही है तो ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के भी इसी प्लेन में वापस जाएगी। किस प्लेन में वापस जाएगी? इसी प्लेन में, ना कि ये इस प्लेन में आएगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अक्सर करके ये पॉइंट में लोग रिलेट नहीं कर पाते, तो इसलिए फिगर में देखिए आप, इस फिगर में मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। ये देखिए आप, ये इस तरीके से ये लाइन जो ये इंसिडेंट रे जो यहाँ पे फॉलो हो रही है उसी प्लेन में, इसी XY प्लेन में ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है। समझ में आई बात? तो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में क्या करते हैं? लाई करते हैं। यही हमारा क्या है? रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है। और उसके साथ में एक फिगर भी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है क्या है, सन का इमेज दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये रिवर में क्या हो रहा है? सन का इमेज बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके रिफ्लेक्शन को दिखाया गया है। समझ में आई बात? तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं आगे की चीज़ों को। चलिए अब जान लेते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या है? अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है, विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। ये आप देख सकते हैं, ये एक ऐसा एक इमेजिन करिए, ये एक हॉलो स्फीयर है। अब हमने यहाँ से इसके कुछ इस तरीके से इस पोर्शन को कट कर दिया। ठीक है, एक इधर से ऐसे कट किया और एक पोर्शन हमने यहाँ से कट किया, ये इस साइड से। ठीक है, तो हमारा दो तरीके का शेप निकल करके आया, एक कैसा? कॉनकेव मिरर टाइप का, दूसरा कैसा? कॉन्वेक्स मिरर टाइप का। अच्छा, स्फेरिकल मिरर होता क्या है? ऐसे मिरर्स, ठीक है, जो है जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? स्फेरिकल हो। क्या हो? स्फेरिकल हो। आसान से शब्दों में हम लोग कह सकते हैं। देखिए ये इसका ये अगर मैं हम बात करें कॉनकेव मिरर की, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के केस में दोस्तों, अच्छा हो ये इस आप डायग्राम को मत देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं आपको अभी क्या है, थोड़ा मेरे कॉन्सेप्ट को देखिए, मैं आपको एक बता देती हूँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है, और क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी बेसिस पे फिर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के फोकस और फोकल लेंथ को डिसाइड करते हैं। इसलिए ये चीज़ हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए आप, ये मान लीजिए अगर मैं हम बात करें, अगर मैं ये है आपका जैसे कॉनकेव मिरर, ठीक है, अभी बताया मैंने, ठीक है, ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? स्फेरिकल हो। तो अगर मैं हम इस सिंपल से कॉनकेव मिरर की बात करें फ्रेंड्स, फिगर थोड़ा सा रफ है बट आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर मैं हम इसकी बात करें तो इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो किधर होगा? वो इधर होगा। किधर होगा? ये अंदर साइड में होगा। किधर होगा? ये अंदर साइड में होगा। ठीक है, ये इधर साइड में जो कर्विंग इसकी इनवर्ड है, इधर ये डायरेक्शन में क्या होता है? इसका कौन सा सरफेस होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। किसके केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। किसके केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये और इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये किधर है? ये इनवर्ड है। ठीक है, इधर साइड में। अब अगर मैं हम इसके सिल्वर्ड सरफेस की बात करें तो ये इसका ये आउट वाला ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट क्या है आपका? कौन सा पार्ट है? ये सिल्वर्ड सरफेस है। ये वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या है आपका? सिल्वर्ड है। ठीक है, यानी इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉनकेव मिरर का वो किधर है? कर्व्ड इनवर्ड है। और ये कहाँ है? आउटवर्ड वाले। कौन सा? सिल्वर्ड सरफेस। ये कौन सा सरफेस है? ये कौन सा सरफेस है? सिल्वर्ड सरफेस। कौन सा सरफेस है? सिल्वर्ड सरफेस। ठीक है, अब बात करें अगर मैं हम कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है? ये कर्व्ड आउटवर्ड होता है। ठीक है, ये कर्व्ड कहाँ होता है? आउटवर्ड होता है। ठीक है, और वहीं अगर मैं हम बात करें सिल्वर्ड सरफेस की, तो ये किधर होता है? ये आपका इधर होता है, यानी ये कर्व्ड इनवर्ड होता है। ये वाला जो सरफेस है वो क्या है आपका? सिल्वर्ड सरफेस है। कौन सा सरफेस है? सिल्वर्ड सरफेस। ठीक है, अब ये तो बात हो गई आपके, तो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स हैं। कौन सा? एक कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर, और दूसरा ये आपका कौन सा?
कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ये जो डेंटिस्ट टूल यूज़ करते हैं, ठीक है, जब उनको ट्रीटमेंट करनी रहती है दांतों की, तो उसमें जो मिरर यूज़ होता है वो आपका ये कॉनकेव मिरर ही यूज़ होता है। और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये जो आपके बाइक या कार में जो रियर साइड व्यू मिरर भी कहा जाता है इसको, इनमें जो मिरर यूज़ होता है वो कौन सा मिरर होता है? आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है? आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अलग अलग जो स्फेरिकल मिरर से जुड़े हुए टर्म्स हैं उसके बारे में अब थोड़ा सा हम लोग जान लें। तो बात करें अगर मैं हम स्फेरिकल मिरर्स में जो की टर्म्स हैं, ये है पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पोल क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एपर्चर क्या है? ये सारी चीज़ें बारी बारी से चलिए थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इस फिगर की हेल्प से। ठीक है, इसमें दोनों फिगर की ज्योमेट्री के बेसिस पर बताया गया है अलग अलग जो ये आपके अलग अलग कह सकते हैं टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। और ये मिरर को बेसिकली कह सकते हैं कि उसके अलग अलग चाहे रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और कौन सी रे कैसे किस केस में कैसे बिहेव करेगी। ठीक है, ये इसमें इन सारे टर्म्स को जानना, इसके लिए इन सारे टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन सब का उसके लिए कुछ ना कुछ रोल है। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करें सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो मान लीजिए ये एक हॉलो स्फीयर है। अगर मैं हम बात करें कॉनकेव मिरर की, पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। ये फिगर आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये एक आपका हॉलो स्फीयर है अगर में, और यहाँ से ये आपका ये पार्ट किसके है? मैंने बताया था कि जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो कर्व्ड इनवर्ड होता है, तो ये कर्व्ड इनवर्ड है। ठीक है, यहाँ से ये पोल है आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका। ये यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो दूरी है वो आपका क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। या फिर इस हॉलो स्फीयर का ये जो मेन सेंटर है, ठीक है, जिसका ये मिरर क्या है? एक पार्ट है। ठीक है, यही क्या है? आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा है ना, द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ये मिरर क्या है? एक पार्ट है। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये एक हॉलो स्फीयर हो गया जिससे वो निकाला गया। प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें फ्रेंड्स, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जो स्ट्रेट लाइन पास होती है कहाँ से? आपके जो है सिंपली बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए जो लाइन पास होती है वो क्या होती है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। सेम यहाँ पर भी, इस केस में भी यही टर्म्स हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर जो हमने रखा है वो कैसे रखा है? आपका कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड कहाँ होता है? आउटवर्ड होता है। क्या होता है? कर्व्ड आउटवर्ड होता है ये। और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हो गया, ये पोल हो गया। ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होते हुए जो है जाती है। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये कुछ आपके की टर्म्स थे, किससे रिलेटेड? स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करें फोकस और फोकल लेंथ की कॉनकेव मिरर के केस में, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है? जो इसका नेचर होता है वो कैसा होता है? कन्वर्जिंग नेचर होता है। क्या होता है इसका नेचर? कन्वर्जिंग। ये आप देख सकते हैं ये जो रेज हैं, ये जो रेज जा रही हैं, ये क्या हो रही है? यहाँ पर इस पॉइंट पर कन्वर्ज हैं, कन्वर्ज होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। इसीलिए इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर मैं हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो याद रखिए कि कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकस है हमारा वो क्या होगा? या फोकल लेंथ है हमारा वो क्या होगा? विल बी निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। और बात करें अगर मैं हम इसकी यानी कि किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की, तो यहाँ पे क्या है? इसका नेचर डाइवर्जिंग नेचर होता है। तो ये रेज डाइवर्ज हुई और हम मान लेते हैं कि अपीयर हो रही है मीट होते हुए यहाँ पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। अब यही पॉइंट हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, इसीलिए कॉन्वेक्स, अब ये किधर है? राइट हैंड साइड में है ना? तो क्या है? इसको हम क्या मान के चलते हैं? जो हमारा फोकल लेंथ होता है, किसमें? फोकल लेंथ
ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ की अगर मैं हम बात करें तो ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो याद रखिए कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव है और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, एक और चीज़ हम जान ले ये भी कि F इज इक्वल्स टू R/2, ये रिलेशन है, इसको आप याद रखिए। ये रिलेशन F इज इक्वल्स टू R/2, ये रिलेशन है किसके किसके बीच में, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, यानी अगर मैं आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आपको दी हुई है तो आप जो है उसकी हेल्प से फोकल लेंथ को निकाल सकते हैं, उसको 2 से डिवाइड करके। समझ में आ गई बात। तो ये था आपका फोकल लेंथ, किसका किसका, फोकस और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का, और उसके साथ में किसका था, कॉन्वेक्स मिरर का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बेसिकली अभी हम लोग स्फेरिकल मिरर के केस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लेंस के केस में भी मिरर फॉर्मूला होता है, उसमें जो फॉर्मूला होता है वो हमारा थोड़ा अलग होता है। और मिरर फॉर्मूला बेसिकली इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अक्सर करके एग्जाम्स में बन जाते हैं। और बेसिक ऑप्टिक्स की बात की जाए तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको जरूर पता होने चाहिए, जिसमें मिरर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी ये स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, ये मिरर फॉर्मूला यहाँ पर। ठीक है, क्या है, ये रिलेशनशिप बताता है किसके बारे में, यू, वी और एफ के बारे में, जहाँ पे यू क्या है आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, वी क्या है इमेज की डिस्टेंस है, और एफ क्या है फोकल लेंथ की डिस्टेंस है। अच्छा, अक्सर करके ये मिस्टेक किया करते हैं कि कैलकुलेशन के दौरान हम भूल जाते हैं कि हमें कैलकुलेशन करनी कहाँ से है, यू की बात करें चाहे वी की बात करें चाहे फिर हम एफ की बात करें। ठीक है, तो हमेशा आपको जब भी मेजरिंग करनी है तो ध्यान रखना है कि आपको पोल से डिस्टेंस को मेजर करना है। कहां से मेजर करना है, पोल से मेजर करना है, यहां से ये आप डिस्टेंस यहां से कंसीडर करोगे। ठीक है, वी की भी बात करें तो भी। ठीक है, तो दोनों केस में आपको ये चीज याद रखनी है। उसके साथ में अगर में हम देखें तो हमेशा याद रखिए आपकी u की वैल्यू हमेशा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, v इमेज का डिस्टेंस और f फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा u की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर होती है, हमेशा किसी भी केस में आप देखेंगे तो हमेशा u का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उसको हमेशा हम कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं मिरर के। ठीक है, तो ये बात हो गई। और उसके साथ में आप एक चीज और ध्यान रखिए कि जो मिरर फॉर्मूला है वो u, v और f के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जहां पे जो मेन रिलेशन है वो है 1/v + 1/u = 1/f। ये आप हमेशा अपने माइंड में इसको अच्छे से फीड करके रखिए, क्योंकि ये जो रिलेशन है, आप अगर में फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और आप ऑप्टिक्स के चीजों को रीड कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो ये रिलेशंस कुछ बेसिक लेवल के आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो इसको आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। ठीक है, और बात करें कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ की, तो ऑलरेडी मैंने शायद प्रीवियस उसमें बताया भी था, नहीं तो एक बार और फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इसको हमेशा फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, और जो है कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो आपका फोकल लेंथ है वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिए, हमेशा। और लेंस में भी यही चीज होती है। लेंस में कैसे होती है वो मैं बता दूंगी, क्योंकि लेंस में भी कॉनकेव लेंस की बात करें और कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस जो है उसका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है। अभी मैं जब लेंस पे जाऊंगी तो खैर वहां डिस्कशन में करूंगी इसके बारे में। फिलहाल में आप मिरर का क्या केस है, स्फेरिकल मिरर का, उसको एक बार मतलब यहाँ पे अभी अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कितना हमारा इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में हम बात करें तो कितना मैग्निफाइड बना हुआ है। ठीक है, ये चीज हमें किससे पता चलती है, मैग्निफिकेशन से पता चलती है। ठीक है, जहां पर हमारा m की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, h'/h, जहां पे h' क्या है, हमारा इमेज हाइट है। ठीक है, जो इमेज जो हमारा फॉर्म हुआ उसकी जो हाइट हुई, और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में जिस तरीके से भी वैल्यूज दी हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर नीचे करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं कुछ अभी प्रॉब्लम्स कराऊंगी, पीवाईक्यूज कराऊंगी, तो उसमें मैं आपको ये सब चीजें रिलेट करके दिखाऊंगी। ठीक है, और एक और इसको हम रिलेशन, एक और हमारा इसी के कंपेयर में एक रिलेशन बनता है -v/u, यानी कि एक तो आपका मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हाइट ऑफ द
इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक रिलेशन ये हो गया। और एक है कि हमारे पास अगर में v का और u का वैल्यू है तो उसके बेसिस पे भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, वो क्या है आपका m इज टू माइनस वी अपॉन में u। अक्सर करके कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जब आप लेंस का भी, लेंस फॉर्मूला की और मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करें तो वहां पर भी जो है ये रिलेशन आते हैं और थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर जब हम मिरर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू देख रहे हैं 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन में f है, तो यहाँ ये प्लस है, तो जब भी हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो ये याद रखिए यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा। आप ऐसे करके इस चीज को अपने दिमाग में रिमाइंड कर सकते हैं कि जब हम मिरर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, मिरर फॉर्मूला, तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये क्या हो जा रही है, वैल्यू निगेटिव हो जा रही है ना, देख के समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज ऐसे आप साइन से कंफ्यूज नहीं होंगे, यानी यहाँ ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ ये जाकर के क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। अब m क्या है हमारा, लीनियर मैग्निफिकेशन है, h डैश हाइट, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। साइन आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको u और v के साइन में को कंसीडर करते हुए वैल्यूज को रखना है, हमेशा ये चीज अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि अक्सर करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में जो मिस्टेक्स होती हैं वो आपका साइन को लेकर के ही होती हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब देखिए एक चीज आपको और ध्यान देना है, जब m की वैल्यू हमारी 1 से ज्यादा होगी, जब हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं और वो 1 से ज्यादा है, तो इमेज क्या बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। m की वैल्यू बराबर 1 आ रही है तो याद रखिए कि सेम साइज का होगा। m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड यानी स्मॉलर बनेगा, ठीक है, स्मॉलर देन द क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। वहीं अगर मैं हम m की बात करें, अगर मैं m की वैल्यू हमारी निगेटिव आ रही है तो इमेज याद रखिए कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। हमेशा m की वैल्यू अगर में निगेटिव आ रही है तो याद रखिए इमेज हमारा रियल और इन्वर्टेड फॉर्म होगा, ठीक है। और जब पॉजिटिव आएगी तो वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। समझ में आ गई बात। तो ये सब कुछ चीजें थी, आपको ये चीजें याद रखनी है, ये इंटरप्रिटेशंस याद रखने हैं कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 यानी मैग्नीफाइड, m की वैल्यू इक्वल्स टू 1 यानी सेम साइज का, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज भी, ठीक है। m की वैल्यू अगर में लेस देन 1 तो इमेज कैसा है आपका, डिमिनिश्ड बनेगा। m की वैल्यू निगेटिव है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। याद रखिए जब भी m की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो समझ जाना है कि हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड। और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, यानी जब भी m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये हमारा इमेज भी कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है। ये मैग्नीफाइड वाला जब केस होगा, ठीक है, तो क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट उस केस में हमारा इमेज जो है हमें मिलेगा, जो सामने हमारे दिखेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें थी जो आपको अपने माइंड में अच्छे से फीड कर लेनी है, क्योंकि ये आपके कुछ बेसिक रिलेशंस हमेशा फिजिक्स पढ़, अगर मैं आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर भी जैसे रिफ्लेक्शन में हमने 2 लॉज डिस्कस किए थे बेटा, वैसे ही रिफ्रैक्शन में भी 2 लॉज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है, जो हमारा ये फिगर भी देखते रहिए आप लोग, ठीक है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, यानी लाइट जो है इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, ठीक है। क्या होता है रिफ्रैक्शन, पता है ना, कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक है। क्या होगा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो क्या होता है, वो थोड़ा बेंड होती है। अब ये बेंडिंग इस नॉर्मल के टुवर्ड्स भी होती है, अवे भी होती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। ये देख के ही समझ में आ रहा है, बेंडिंग, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या बोला है, जो हमारा इंसिडेंट रे है, यानी ये रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल, ये सारा का सारा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब के सब जो है सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हमारा सेकंड लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी थीटा आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी थीटा आर। देख के ही समझ में आ रहा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों का जो हमारा
रेशियो है उन दोनों के साइन का रेशियो, अगर मैं हम साइन एंगल का रेशियो लेकर के चले, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देता है। क्या वैल्यू देता है? कांस्टेंट वैल्यू देता है। ठीक है, ये देख के ही समझ में आ रहा है हमें। ठीक है, तो वो किस जो है कांस्टेंट वैल्यू देगा, और यही क्या है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट भी करता है। ये हमारा रिलेशन ये देख करके ही समझ में आ रहा है आपको कि क्या है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा μ2 अपॉन में μ1। यानी ओवरऑल अगर मैं हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे इस रेशियो की, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हमें जो है वो क्या मिलेगा, ओवरऑल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, जिस भी मीडियम में लाइट जो है हमारा, जिस मीडियम से जिस मीडियम में ट्रेवल करेगी, वहां पर उस केस में हम जो है उसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस भी XYZ जो भी मीडियम रहेगा उसका जो भी रहेगा उसकी वैल्यू भी अगर में हम इस साइन के एंगल से चाहे तो निकाल सकते हैं, इफ हमें थीटा की वैल्यू यानी रिफ्रैक्शन इंसिडेंट एंगल की वैल्यू और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू पता रहे तो। ठीक है, तो ये हो गया। अब ध्यान, दो चीजें आती हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, क्या है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कभी कभी इन रिलेशंस पे भी क्वेश्चंस होते हैं, तो म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन में वी, यानी कि क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, यहाँ पर क्या है हमारा लाइट जो है वो क्या कर रही है, आपका वैक्यूम एक हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारी वैक्यूम में है और स्पीड ऑफ लाइट जो हमारी उस मीडियम में है, वो दोनों का रेशियो हमें क्या देता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता है। वही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो μ2 अपॉन में μ1, ये देख के ही समझ में आ रहा है क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ हम किसके कंसिडरेशन में चल रहे हैं, वैक्यूम के कंसिडरेशन में। किसके कंसिडरेशन में चल रहा है, वैक्यूम के कंसिडरेशन में। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है हमारा, वैक्यूम से जब किसी मीडियम में लाइट जा रही है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, वैक्यूम से किसी भी मीडियम में। अब यहाँ क्या है, कोई जनरल हम कोई मीडियम ले ले, मीडियम 1 और मीडियम 2, यहाँ वैक्यूम ही कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि वैक्यूम स्पेसिफिक केस हो जाएगा तो हमारा ये क्या बन जाएगा, हमारा ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस बन जाएगा इसका। ठीक है, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो यहाँ पे क्या है हमारा μ2 अपॉन में μ1, ये देख के ही समझ में आ रहा है, यानी मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट गई, तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो μ2 अपॉन में μ1, ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी। और अगर में एक और हो सकता है फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 में जो लाइट का वेलोसिटी है और इसमें, ठीक है, दोनों में, और ये λ1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, और जो लाइट का वेवलेंथ है उसके भी बेसिस पे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। एक चीज जो पूछी जाती है वो ये कि हमारा मीडियम ट्रांजिशन कैसे होता है। एक चीज याद रखिए कि जब भी जो भी मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। यानी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं लाइट डेंसर मीडियम से अगर मैं रेयर मीडियम में जा रही है, यानी कि सपोज करिए वाटर से एयर में जा रही है, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो ग्रेटर होता है। क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रेटर होता है, किसका, हमारा ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जब हमारा क्या होगा, मीडियम डेंसर होगा। क्या होगा, जब मीडियम हमारा डेंसर होगा। ठीक है, और हम रेयरर मीडियम की बात करें, अगर मैं रेयरर मीडियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये रेयरर मीडियम सपोज, तो हमारी म्यू की वैल्यू क्या होगी, ऐसे में डिक्रीज होगी। ठीक है, डेंसर मीडियम में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज होगी डेंसर के केस में। तो ये बात है। अब फ्रीक्वेंसी की वही, अब इसके साथ में अगर मैं हम बात करें वेलोसिटी की और लैम्डा की, तो ये भी याद रखिए कि जब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ आ रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, क्या होगी, बढ़ेगी, और लैम्डा की भी वैल्यू इंक्रीज करती है। वहीं जब लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही है तो वेलोसिटी भी घटती है और लैम्डा भी
की वैल्यू भी वेरी करती है। वहीं फ्रीक्वेंसी जो है हमारा, इसलिए फ्रीक्वेंसी इनवेरिएंस बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। तो ये क्या है हमारा F1 इज इक्वल टू F2, यानी कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें कोई भी वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये याद रखिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए जब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है तो म्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी, रेयरर से डेंसर में जा रही है म्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी। वहीं वेलोसिटी और लैम्डा की वैल्यू में जो वेरिएशन होगा ये आप देख सकते हैं, इंक्रीज होगा एक केस में डिक्रीज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमेशा, इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन कांस्टेंट, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये थी हमारी कुछ चीजें किससे जुड़ी हुई, रिफ्रैक्शन से जुड़ी हुई, किससे जुड़ी हुई, रिफ्रैक्शन से जुड़ी हुई, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, क्रिटिकल एंगल के बारे में। अच्छा, एक चीज आप सोचिए कि जब भी लाइट, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एंटर करती है, तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है ना। तो अब यहाँ क्या हो रही है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है, ठीक है, या यूं कहें तो एंटर कर जा रही है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ये देख भी सकते हैं आप, यहाँ से वहां, ठीक है, डेंसर टू रेयरर, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग हो गई। अब क्या है कि क्या जरूरी है कि लाइट हमेशा इस मीडियम से इस मीडियम में जाए, तो वो जरूरी है कि हर केस में वो पॉसिबली चेंज ही कर जाए, मतलब एक से दूसरे में ही जो है उसका ट्रैवलिंग हो, पास हो जाए, मतलब ऐसा जरूरी है क्या, कोई ऐसा केस नहीं हो सकता जबकि लाइट अगर में, बेसिकली हम बात यहाँ पे ये याद रखिए, स्पेसिफिकली हम डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम ही कर रहे हैं, यानी डेंसर से रेयरर। क्रिटिकल एंगल का ये अभी आप जो टॉपिक देख रहे हैं, यहां हम जो कंसीडर करेंगे चीजों को, ऐसे केस में कंसीडर करेंगे जब लाइट डेंसर से रेयरर, ये कंपल्शन होता है, ठीक है, ये हमारा कंपल्शन होता है कि लाइट डेंसर से रेयरर ही जो है क्या करेगी, यहाँ पर ट्रैवल करेगी, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब क्या है आपका, अब एक स्पेसिफिक केस और बनता है, यहाँ थोड़ा सा सोचने की बात है, स्पेसिफिक केस बनता है, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ कि आप यहाँ ये देखिए, ध्यान से इस फिगर को देखिए, क्या हो रहा है कि पहले केस में क्या है, अब जब हम इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट एंगल है, ये बना आई, और यहाँ पे ये सिंपली रिफ्रैक्शन हो गया, जबकि हमने ये क्रिटिकल एंगल जो आप देख रहे हैं, बेसिकली क्रिटिकल एंगल होता क्या अभी मैं बता रही हूँ उसके बारे में। ये क्रिटिकल एंगल से जब वैल्यू क्या है हमारी, सपोज करिए आईसी हमारा क्रिटिकल एंगल है, उससे हमारी वैल्यू जो है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो क्या है, लेस है। तो यहाँ पे लाइट क्या है, सिंपली यहाँ एंटर की, यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पे इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर यहाँ पर आकर के ये वो हुई जो है, ठीक है, टच की, और फिर इस पॉइंट पर पड़ी और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरा केस हम लेंगे जबकि आई की वैल्यू, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए। अब ऐसे में जो रिफ्रैक्शन हमारा होता है, जब सपोज करिए कुछ स्पेसिफिक ऐसे एंगल के लिए बोल रहे हैं ना, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, हमेशा याद रखिए डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के केस में ये डिस्कशन होगा। तो एक केस हम ऐसा लेते हैं जबकि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, कब, जब लाइट डेंसर से रेयरर में एंटर करेगी, तो रिफ्रैक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, वो हमारा 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तब ऐसे केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हमारा क्रिटिकल एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, उसी एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। जब हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब वो इस मीडियम से इस मीडियम में लाइट एंटर करती है, तो उस केस में क्या होता है कि यानी डेंसर टू रेयरर, तो एक ऐसा स्पेसिफिक केस जब हमारे रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री बन जाए, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कंसीडर करेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, ठीक है। तीसरा केस हमारा हो गया जबकि ये जो आईसी की आई एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है, ये हमारी क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए। ये एंगल भी आप देख सकते हैं, ये ग्रेटर है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, लाइट अब जो वो डेंसर से रेयरर में जा करके एंटर कर जा रही थी, ठीक है, मीडियम चेंज हो जा रहा था, वो चेंजिंग ही यहाँ पर नहीं होती है, वो कट हो जाती है, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी। और लाइट जैसे ही हमारी
क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी आई इज ग्रेटर देन आई सी, तो ऐसे में जो लाइट है वो दूसरे मीडियम में ना जा करके इसी मीडियम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करती है। समझ में आई बात? यानी पूरी तरह से लाइट का डायरेक्शन क्या हो गया, उसी मीडियम में वापस से री एंटर कर गई। समझ में आई बात? ये केस बनता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये जो रे है उसको हम क्या कहेंगे, टोटल रिफ्लेक्टेड रे। ये आप रिलेशन यहां पर याद रखिए, ठीक है। ये हमारा रिलेशन ये है, रिलेशन क्रिटिकल एंगल का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन है वो है म्यू इज इक्वल्स टू साइन 1 साइन आई सी, म्यू इज इक्वल्स टू 1 साइन आई सी। ये साइन आई अपॉन में साइन आर हम जानते हैं स्नेल्स लॉ से, ठीक है। फिर ये 2 म्यू 1, यानी हम जान रहे हैं कि लाइट हमारी मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, यानी डेंसर टू रेयर जा रही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम वैल्यू को लाने के लिए थोड़ा सा यहाँ चेंजेस करते हैं, तो ये वैल्यू को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद में अब आई इज इक्वल्स टू आई सी हम जानते हैं तभी होता है जब यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ये हो गया। अब ये साइन आई सी अपॉन में ये यहाँ पे रख दीजिए, सब कुछ करके आपको जो रिलेशन मिलेगा लास्टली वो क्या मिलेगा, म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन आई सी। ये हमारा क्रिटिकल एंगल यानी आई सी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर के रिलेशन होता है। इसीलिए thus the refractive index of any medium is equals to the reciprocal of the sine of angle of its critical angle, ठीक है। तो ये चीज हो गई, समझ में आ गई बात? तो हमारा ये एक रिलेशन निकल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बारे में, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हुए और भी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, ठीक है। अब ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो अगर में हम कह सकते हैं कि पहले ऑप्टिकल फाइबर, ये जो अभी आप ये मोटा मोटा लिखा हुआ ये टर्म आप देख रहे हैं, तो इसका यूज और एप्लीकेशन क्या है और ये कैसे वर्क करता है, तो इसका जो फंडा है वो बेसिकली वर्क किस पे करता है, हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही वर्क करता है, जो अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया भी, ठीक है। इसका जो वर्किंग है वो किस पे होता है बेटा, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ही फंडे पर वर्क करता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फंडे पर ये कैसे वर्क करता है, उसके साथ में ऑप्टिकल फाइबर का रियल एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो इसका रियल एप्लीकेशन अगर में हम बात करें तो इसका जो रियल एप्लीकेशन है वो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन सेक्टर में अगर में हम लोग बात करें तो वहां पर इंटरनेट की स्पीड को फास्ट करने के लिए और उसके साथ में केबल टीवी है, मोबाइल नेटवर्क्स है, ये सब में जो है, ठीक है, कोशिश ये रहती है कि बिना किसी एनर्जी के वेस्टेज के प्रॉपर अच्छे क्वालिटी का जो हमारा सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो सके। तो ऐसे में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन होता है। उसके साथ में डिफेंस सेक्टर में भी कम्युनिकेशन लिंक्स के लिए जो हमारे सैनिक वगैरह हैं वहां पर भी ये ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, ठीक है। इसकी जो वर्किंग है बेटा वो हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फंडे पर वर्क करती है। कैसे वर्क करती है ये देखो, इसका कंस्ट्रक्शन तुम देखो ध्यान से फिगर में, अगर मैं आप देख रहे हो तो देखिए यहाँ पे क्या है, कोर और क्लैडिंग के बारे में बात की गई है, ऊपर बफर की कोटिंग लगाई गई है, ठीक है। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। कोर की बात करें तो क्या है, ये सेंट्रल सिलेंड्रिकल पार्ट एकदम बीच वाला, ऐसा आप सोचिए ना जैसे कह सकते हैं कि कोई गली रहे, समझिए इस तरह का स्ट्रक्चर समझिए कि ऐसी कोई पतली सी गली हो जिसमें कि क्या हो कि लाइट की रेस पड़े और वो सारी गली जो है किससे वो हो, मिरर से बनी हो, ठीक है, एक मिरर से बनी हो और उस पे लाइट जैसे ही हमारी ट्रेवल करे, ठीक है, ये फिगर में भी देखिए ट्रेवल करे तो बिना किसी अब ऐसे में क्या होगा, इधर होगी तो इधर रिफ्लेक्ट करेगी, इधर होगी इधर रिफ्लेक्ट, तो कंटिन्यूअस वो रिफ्लेक्शन जिगजैग वे में जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक बिना किसी लॉस के वो होता रहेगा। यही फंडे पर हमारे सिग्नल्स जो हैं वो बिना किसी एनर्जी वेस्टेज के जो है अच्छे क्वालिटी के फॉर्म में ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का हेल्प लिया जाए तो, ठीक है। तो क्या है हमारा, अब ये कोर है, इसका पहला स्ट्रक्चर क्लैडिंग है, बफर कोटिंग है। कोर क्या है हमारा, सिलेंड्रिकल कोर, वो हमारा हाई क्वालिटी ग्लास सिलिका से बना होता है, ठीक है। म्यू1 मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डायमीटर क्या है इतना रेंज का लगभग,
क्लैडिंग की बात करें तो अब ये क्या है, द कोर इज सराउंडेड, कोर के ऊपर में क्लैडिंग होती है, ठीक है, वो है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखिए वो ग्रेटर होता है, ठीक है, कोर का जो म्यू जो है कोर का है जो हमारा, ठीक है, म्यू कोर वो हमारा क्या है, अगर में हम बात करें तो म्यू कोर हमारा ग्रेटर है किसके, म्यू क्लैडिंग के, किसके, म्यू क्लैडिंग के कंपेयर में म्यू कोर हमारा क्या है, ये ज्यादा है। समझ में आई बात। अब अगर में हम आगे की बात करें तो ये याद रखिए, अब ये हो गया क्लैडिंग की बात करें तो ये उसी वो कोर को सराउंड किया रहता है, ठीक है, और इसका जो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है हमारा, म्यू कोर के कंपेयर में क्या है, लेस है, कम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 1.52 और 1.48, ये रेंजिंग इसकी होती है। बफर की कोटिंग होती है बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए और सेफ्टी के लिए होती है, स्ट्रेंथ के लिए होती है कोर क्लैडिंग के, ठीक है, जो ऊपर से ये प्लास्टिक जैकेट के फॉर्म में इनक्लोजिंग की जाती है। ये देख के आपको फिगर में भी समझ में आ रहा होगा, ऊपर वाला ये पार्ट है, ये बफर की कोटिंग है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ऑप्टिकल फाइबर, तो या इसका मेनली है हमारा सिग्नल्स को अच्छे क्वालिटी में ट्रांसमिशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाता है। जो इंटरनेट है, जो हाई स्पीड इंटरनेट आज के टाइम में हम यूज कर रहे हैं, वहां पे भी ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाता है, और इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही। अब देख सकते हैं आप, ये यहाँ से लाइट अगर मैं एंटर की तो फिर अब डेंसर टू रेयरर, तो आप देख रहे हैं कि क्या है, कोर का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्रेटर है, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। तो डेंसर टू रेयरर मैंने बताया था आपको कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल में क्या होता है कि लाइट डेंसर से रेयरर ट्रेवल करती है। अब वहां पे तो ये देखिए, ये हुई, फिर यहाँ से ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कंटिन्यूअस ये रिफ्लेक्शन जो है हमारा होता रहा, और इसी प्रिंसिपल पर हमारा ऑप्टिकल फाइबर जो है वो वर्क करता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल फाइबर। हाँ, आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ये थोड़ा सा कट गया है, ठीक है, बट टॉपिक जो है वो हमारा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस है। और अभी तक जो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन डिस्कस किया है वो बेसिकली प्लेन सरफेस पर डिस्कस किया है, राइट। अब जो हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, ये बेटा जो है ये स्फेरिकल सरफेस है। कैसा सरफेस है, स्फेरिकल, देख करके ही समझ में आ रहा है ना। प्लेन सरफेस पर हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, अब जब सरफेस हमारा स्फेरिकल हो जाए, ऐसे में क्या कंडीशंस आती हैं, कैसे कैसे जो है रिफ्रैक्शन के लिए हम रिलेशन जो है पढ़ते हैं। तो जैसे मान लो ये रिफ्रैक्शन, अच्छा दो चीजें आ सकती हैं इसमें, एक क्या हमारा कॉनकेव का सरफेस कैसा हो जाए, कॉनकेव हो जाए, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाए, सरफेस हमारा कैसा हो जाए, वो कॉन्वेक्स हो जाए। यही दो कंडीशंस बनेंगी, है ना, एक कॉनकेव की और एक कॉन्वेक्स सरफेस की, ठीक है। अब सपोज कर लो, ये मान लो पहला वाला हम कंसिडर करते हैं। ये ध्यान से बस फिगर को ध्यान से देखिए आप लोग कि ये क्या है, रेयरर मीडियम है, ये क्या है हमारा डेंसर मीडियम, यानी ये μ1 और ये μ2, ठीक है, उसको हम n1 n2 भी कंसिडर कर सकते हैं सेम। अब यहाँ से हमारी ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ऐसे में जब हम रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं, क्योंकि हम मेन फॉर्मूलाज को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको फॉर्मूला ही समझा देती हूँ। आप इस रिलेशन को ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि ये वाला जो केस है, ये फर्स्ट वाला, तो n2 अपॉन में v, ठीक है, n2 अपॉन में v, ये n2 है यानी डेंसर वाला मीडियम, और यहाँ पर जो क्या हो रहा है वो इमेज बन रही है, ये दिख रहा है ना, ये I है, ये क्या है I क्या है हमारा इमेज, और O क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। I क्या है हमारा इमेज और O क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी सारी चीजें ये नॉर्मल, चूंकि रिफ्लेक्शन हम जानते हैं कि नॉर्मल सरफेस, एक नॉर्मल से होते हुए लाइट, नॉर्मल पर लाइट पड़ती है और वो क्या होती है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल जब रिफ्लेक्शन होता है। तो सेम देखिए ये इस तरह से यहाँ पर ऐसे लाइट ये पड़ी और ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। अब यहाँ पर इमेज बना हमारा, और जो हमारा रिलेशन इसमें भी निकल करके आएगा। अच्छा एक चीज़ और, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए जो R है वो हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और कॉनकेव सरफेस के लिए क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये याद रखिएगा, हमारा जो पॉजिटिव जो हम भी कंसिडर करेंगे वैल्यूज को, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, और नेगेटिव जो कंसिडर करेंगे वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्या है हमारा, एंड अब ये n2 के साइड में हमारा इमेज बन रहा है, तो n2 अपॉन में v माइनस
बीच में माइनस का साइन, n1 अपॉन में u, क्योंकि u कहाँ है, n1 साइड में है ना, इज इक्वल टू n2 माइनस n1, ऊपर के ये दोनों को बस ध्यान रखो, n2 माइनस n1 अपॉन में r। तो ये हमारा इसके लिए निकल गया। अब दूसरा वाला केस है जब डेंसर से रेयरर में लाइट जा रही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन, अब इधर देखिए μ1 हमारा क्या है, ये है, इधर क्या बन रहा है हमारा इमेज, है ना, तो μ1 अपॉन में v, सेम μ2 अपॉन में, बीच में माइनस साइन, μ2 अपॉन में u, क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर है, u2 साइड में है। अब μ1 माइनस μ2 अपॉन में कैपिटल R। ये हमारे दो कंडीशंस हो गए, एक जबकि लाइट हमारा रेयरर से डेंसर जा रही है, दूसरा जबकि हमारा लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है। और ऐसे में हमारे दो तरीके के फॉर्मूलाज हमें इस तरीके से कुछ इस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ वो यहाँ पे ये देख के ही समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, ठीक है, ऑलरेडी। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर ये दोनों रिलेशन को आप ध्यान में रखिए, ठीक है, जब लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है और दूसरा केस डेंसर से रेयरर जा रही है, ऑलराइट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। और अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या, लेंसेस के बारे में। किसके बारे में, लेंसेस के बारे में। देखा है ना, स्पेक्स जो हम यूज़ करते हैं, जो स्पेक्स हम वेयर करते हैं, क्या लगे रहते हैं उसमें, लेंसेस लगे रहते हैं, अलग अलग आई डिसऑर्डर के लिए, है ना। और उसके साथ में मैग्नीफाइंग ग्लास आपने यूज़ किया होगा, उसमें भी क्या इस्तेमाल होता है, लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आई बात, ठीक है। मिरर के केस में क्या था हमारा, रिफ्रैक्शन वर्क करता था। मिरर में क्या था हमारा, मिरर में क्या था, रिफ्रैक्शन, क्या वर्क करता था, सॉरी रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मिरर के बारे में हमने पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, लेंसेस। लेंसेस में क्या वर्क करेगा, रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो है लाइट क्या हो रही है, एंटर कर जाती है, उसमें एंटर करके वो रिफ्रैक्ट हो जाती है उस लेंस के सरफेस पर। समझ में आई बात, तो ये चीज़ है। अब पहला हमारा जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी। क्यों कन्वर्जिंग कहते हैं, देख के ही समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये लाइट रेज गई पैरेलल और ये आकर के यहाँ पे क्या हो गई हैं, कन्वर्ज हो गई। क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। इसलिए इसका नेचर कैसा माना जाता है, कन्वर्जिंग नेचर माना जाता है। थीकर एट द सेंटर, सेंटर पर ये क्या होगा, थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, और इसका नेचर होता है कन्वर्जिंग, ठीक है। इसमें भी तीन कैटेगरीज हैं, क्या, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो, बाई कॉन्वेक्स नॉर्मल वाला हो गया आपका, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये यहाँ पे देख सकते हैं प्लेन, और फिर ये कॉन्वेक्स, वन फ्लैट साइड होगा। और सबका फोकस देखिए एकदम सेम जैसा कॉन्वेक्स लेंस में होगा, नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस में होगा, वैसा ही सब में। और कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो यहाँ पर कॉन्वेक्स साइड ज़्यादा है कॉन्केव साइड के कंपेयर में, तो ओवरऑल इसका जो नेचर होगा वो कन्वर्जिंग होगा, यानी कॉन्वेक्स के ही वो उसमें कंसीडर किया जाएगा। कॉन्केव की बात करें, डाइवर्जिंग नेचर होता है इसका, देख करके ही समझ में आ रहा है। लाइट यहाँ ये आई, ये देखिए यहाँ से ये पड़ी और ये डाइवर्ज हो गई, ये डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज हो गई। तो हमने फिर यहाँ से इसको प्रोड्यूस करके कुछ यहाँ पे इसका क्या कंसिडर किया, फोकस कंसिडर किया, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिए, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो हमारा फोकल लेंथ है वो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ है हमारा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। जबकि इसमें जो हमारा फोकल लेंथ होगा, इसमें जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, वो हमारा निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये, और अब इसमें भी बाई कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, ठीक है। इसमें भी ये देख के समझ में आ रहा है, वन फ्लैट साइड जैसे इसमें यहाँ पे और इधर का ये, ठीक है। बाई कॉन्केव लेंस, ये सिंपल जो नॉर्मल लेंस वही है आप तुम्हारा कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, ठीक है। ये कॉन्केव साइड ज़्यादा और कॉन्वेक्स साइड कम। ओवरऑल इसका नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग ही है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये दो टाइप के लेंसेस हो गए, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। अब आगे हम लोग आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब आगे हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसे फोकल लेंथ किसी भी लेंस की कितनी इफेक्टिव है, या फिर कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो
क्या होगी, है ना। तो उसके लिए हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमारा क्या है, म्यू2 अगर में हम कह रहे हैं कि लेंस को अगर में हम किसी म्यू1 मीडियम में प्लेस कर दें, अरे ये बात समझ में, ठीक है। तो अब उस केस में हमारा फोकल लेंथ क्या होगा, तो जब वो लेंस को हम किसी म्यू1 मीडियम में जो है प्लेस करेंगे, रखेंगे, तो क्या है हमारा 1 में एफ इजिकल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में म्यू1, ठीक है। और ये 1 में R1 माइनस R2। अब ये R1 और R2 की बात करें तो R2 हमारा क्या है, ये निगेटिव है क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है और R2 को हम यहाँ से पोल से इधर मेजर करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, इसलिए R2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। R1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। देख के ही समझ में आ रहा है इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन इधर है और इसको जब हम पोल से इधर मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि म्यू1 यानी हमारा जो मीडियम है वो एयर बन जाए, तो उस केस में हमारा जो होगा रिलेशन वो क्या बन जाएगा, 1 में एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1 में R1 माइनस R2। और याद रखिए कि कॉन्वेक्स सरफेस के लिए हम एफ और आर हमेशा पॉजिटिव रखते हैं और कॉनकेव के लिए हम हमेशा निगेटिव रखते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ एफ है और रेडियाई ये R1 और R2 है, मीटर में जो कि मेजर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 और म्यू2 है और म्यू क्या है हमारा, म्यू हैव नो यूनिट्स। हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो ये है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, जिससे कि हम किसी भी लेंस का फोकल लेंथ हम डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो इसको याद रखिए आप, खासतौर पे ये वाला 1 में एफ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1 में R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये है। अब अगर मैं हमें ये पता करना रहे कि लेंस से इमेज आखिर बन कहाँ रही है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है। सिंपली 1 जैसे उसमें मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा था, है ना, उसमें हमें इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, ये सब सारी वैल्यूज़ हम, फोकल लेंथ की वैल्यू, सारी वैल्यूज़ हम उसमें फाइंड आउट कर पाते थे। उसी तरह से लेंस के केस में हम थिन लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें वहाँ पे ये 1 में v प्लस 1/u होता था। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये है मैग्नीफिकेशन के लिए जो h2 में h1, ठीक है, जो निगेटिव वहाँ हो जाता था वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा v में u, ठीक है। और एक और रिलेशन f में f प्लस u, या अगर में f और u दिया रहा है तब भी हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। और दूसरा है f माइनस v में f, ठीक है, ये f में f प्लस u इज इक्वल्स टू f माइनस v में f, ठीक है, जब हमारा फोकल लेंथ और u दिया रहा है या फिर फोकल लेंथ और v की वैल्यू दी है। तो ऐसे में अब जब जान रहे हैं कि 1 से बड़ा होगा तो मैग्नीफाइड बनेगा, लेस होगा तो डिमिनिश्ड और इक्वल होगा तो सेम साइज बनेगा, ठीक है। जब m पॉजिटिव होगा तो हमारा v हमेशा और या फिर v नेगेटिव होगा तो इमेज हमारा क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। और वहीं पर जब m हमारा नेगेटिव होगा और v हमारा पॉजिटिव होगा तो इमेज हमारा क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। ये हो गया। अब ये हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों केस के लिए जो भी रियल और वर्चुअल इमेज बन रहा है, ये सारी चीज़ें सब केस में एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम पावर की बात करें तो कोई भी लेंस कितना लाइट को कन्वर्ज कर सकता है, कितना लाइट रेज को डाइवर्ज कर सकता है, ठीक है। अगर मैं लार्ज एफ है, एफ की वैल्यू लार्जर है तो बेंडिंग पावर भी क्या होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम होगी। हम जानते हैं, ये देखिए जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है वो होता है पावर इज इक्वल्स टू 1/f। ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एफ जितना हमारा ज़्यादा होगा पावर उतना कम होगा, ठीक है। समझ आ रही है बात। स्मॉल एफ लार्ज बेंडिंग पावर माने पावर, ठीक है, कितना पावर यानी वो कितना कन्वर्ज कर पा रहा है, कितना वो डाइवर्ज कर पा रहा है। हम एसआई यूनिट जो होता है डायप्टर होता है इसका, फोकल एफ हमारा अगर में हम 1 मीटर रख दे तो ये वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है, 1 डायप्टर, ठीक है, ये हो गया।
और एक और रिलेशन P इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू ये म्यू माइनस 1/, वही वाला जो फॉर्मूला है 1/f वाला था ना, तो हम जानते हैं P पावर हमारा 1/f के इक्वल होता है, तो उसको P से कंपेयर कर दिए, तो एक हमारा ये भी रिलेशन हमें मिल गया, किसके लिए, पावर के लिए। आई बात समझ में। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन का केस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये प्रिज्म है, यहाँ पे ये रे इंसिडेंट हुई और फिर इस तरह से ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है, ठीक है, जो बाहर निकली यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डेल्टा से हम लोग करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। और ये रिफ्रैक्टिंग फेस है, यहाँ नॉर्मल हमने खींचा, यहाँ भी एक नॉर्मल, ठीक है, ये इस तरह से। और हम जानते हैं कि ये जो रिफ्रैक्शन होता है ग्लास प्रिज्म के थ्रू, वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएशन शो करता है और लीस्ट डेविएशन रेड का होता है, ठीक है, ये है। और वेवलेंथ और की बात करें अगर मैं रेड और वायलेट की, तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है वो है हमारा, तो वो है हमारा रेड का, ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा कुछ हम ये फॉर्मूला देख लेते हैं। जब रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू होता है तो ये ए हमारा क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश, या फिर आर प्लस आर डैश इज इक्वल्स टू ए, कैपिटल ए, ये वाला, ये आर प्लस आर डैश, ठीक है, ये हमारा क्या है, किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। अब कंडीशन मिनिमम डेविएशन की अगर मैं हम करें, जबकि आई हमारा आई डैश के इक्वल हो जाता है, आर हमारा आर डैश के इक्वल हो जाए और डेल्टा हमारा डेल्टा एम बन जाए, यानी लीस्ट डेविएशन, ठीक है, मिनिमम डेविएशन, तब म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये रिलेशन हमारा निकल करके आता है। अगर मैं हम डेविएशन निकालना चाह रहे हैं प्रिज्म का, स्मॉल एंगल अगर मैं फॉर्मेशन हो रहा है तो डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 ए, तो ये हो गया हमारा कुछ रिलेशंस इससे जुड़े हो गए, प्रिज्म से जुड़े हुए हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखेंगे एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर के लिए कुछ रिलेशंस हैं हमारे, मतलब जब हमारी वाइट लाइट स्प्लिट होती है तो कौन सा कलर कितना डेविएट होता है, तो डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल डेल्टा इज इक्वल्स टू हम जानते हैं ये होता है। एंगुलर डिस्पर्जन की बात करें उसको हम एंगुलर डिस्पर्जन के रूप में निकालते हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर इज ए, ये भी एक रिलेशन है हमारा, ठीक है। और डिस्पर्सिव पावर की बात करें जिसको ओमेगा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेल वी माइनस डेल आर अपॉन में डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल वी माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू माइनस 1, एक ये रिलेशन है। दूसरा मीन डेविएशन के लिए हमारा डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर अपॉन में 2, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ पे आई आई डैश आर ए ये सब क्या है, हमारे डिग्रीज में मेजर किए जाएंगे, क्योंकि ये सब क्या फॉर्म हो रहे हैं देख के ही समझ में आ रहा होगा फिगर, सब क्या है, एंगल्स हैं, ठीक है। वहीं डिस्पर्सिव पावर ओमेगा की बात करें अगर मैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वी म्यू आर और म्यू की बात करें, ये सब हमारे क्या हैं, इन सबों के कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं, नो यूनिट्स, समझ में आई बात, इन सब के कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं।